जी तो बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो कल पेपर है आपका और टेंशन आपकी रूज भी होगी, सारी बात है। 9th क्लास के बच्चों के लिए पहली दफा बोर्ड में अपियर होना एक खासा मतलब आसान काम नहीं है। इट्स रियली टफ थिंग। तो बच्चे कंफ्यूज भी होंगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। या फतह या अलीम, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। या फतह या फतह या अलीम, इसका वर्ड कीजिएगा। और ये बड़ा ही जो है वो मुजर्रब नुस्खा है आपकी टेंशन को, और आपकी जो चीज़ें आपने सारा साल जारी बत पड़ा है वो उसको एक बड़ा स्ट्रीमलाइन कर देगा, और आपको सुकून मिलेगा और चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, जल्दी जल्दी से ऑब्जेक्टिव पेपर को डिस्कस करते हैं। और ऑब्जेक्टिव पेपर में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं और कौन सी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ताकि आप इसमें मुकम्मल नंबर ले सकें। ये हमारे पास एक पास पेपर मौजूद है, और इस पास पेपर में चीज़ें सेम होंगी। जो भी आ जाएगा मतलब रूल्स तो वही होंगे ना। बाकी सेंटेंस जैसे चेंज कर दे। जैसे वो कहता है आई डू नॉट डैश माई मील्स एट नाइट, जब भी डू नॉट का वर्ड आए आपने याद रखना है। चाहे डू नॉट लिखा हो, चाहे डज नॉट लिखा हो, चाहे डिड नॉट लिखा हो, आपने अब आपके सामने एक निशानी आ गई कि आपके पास जितने भी ऑप्शन हैं आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सिलेक्ट करना है। तो देखें, ये टेक जो है ना, आई डू नॉट टेक, ये टेक आपका आंसर होगा। टुक नहीं हो सकता, टेकन नहीं हो सकता, टेकिंग है, तो ये आपका आंसर। तो अब आपने ये आपकी निशानी बन गई। अब चाहे को मर्जी, चाहे आई डू नॉट अंडरस्टैंड, आई डू नॉट अंडरस्टूड नहीं होगा, तो ये आपका एक पॉइंट आपका हो गया। इसका पॉइंट ज़हन में रखना आपने, ठीक है। इसके बाद है शी प्लेइंग द पियानो। अब चूंकि देखें यहाँ पर प्लेइंग लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है इससे पहले इज भी, शी के साथ इज लग सकता है, शी के साथ वॉज भी लग सकता है, शी के साथ हैज बीन भी, लेकिन हैव भी नहीं लग सकता। अब तो तीन ऑप्शन तीनों लग सकते हैं। अब हम क्या करें? अब देखिए आगे, देखिए सिंस फॉर लगा हुआ है। जब सिंस फॉर लगाओ, इसका मतलब ये है कि अब हैज या हैव में से कोई एक सिलेक्ट करेंगे। तो देखें कौन सा लगा हुआ है, हैज बीन हमारा ऑप्शन लिया हुआ है, ये ठीक है, बाकी सारे गलत है। कैसा है ना जादू जी? तो ये चीजें आपकी असल में है तो ये गेस, लेकिन ये आपको जो पॉइंट बता रहा हूँ बेटे, ये ज़हन में रखने हैं आपने। इसके बाद शी डैश सेड एनीथिंग बिफोर ही लेफ्ट। अब देखें, बिफोर ही लेफ्ट एक पास्ट टेंस है, ये लेफ्ट सेकंड फॉर्म है। तो अब शी हैड सेड एनीथिंग, अब यहाँ पर प्रेजेंट नहीं आ सकते, क्योंकि बिफोर ही लेफ्ट ये पास्ट है। इससे पहले जो है वो पास्ट परफेक्ट तो आ सकता है, प्रेजेंट का कोई नहीं आएगा, हैव नहीं आ सकता। हैड नॉट, शी हैड नॉट सेड, शी हैड नॉट सेड एनीथिंग, ये बिल्कुल हो सकता है। विल नॉट नहीं होगा। डिड नॉट सेड के साथ आ ही नहीं सकता, लिहाजा हमारा ये बीटा ऑप्शन फेक्ट होगा। ठीक है, ये बेटा कैसी टेक्निक है आपकी, जबरदस्त। को प्लीज फॉलो करें ताकि आप मुकम्मल नंबर ले सके। फिर ये ही डैश आस्क टू अस टुमारो, जब भी टुमारो का वर्ड आएगा विल शेल का आंसर आएगा। इसमें अब देखें विल शेल कहाँ लगा हुआ है, ये देखो, ये डेल्टा में विल लगा, यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसके बाद ये आपका दे डैश प्रेस द एग्जामिन, दे पास द एग्जाम। अब देखें, जब हम पास्ट की बात करेंगे ना, तो ये सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है। जब सेकंड फॉर्म लगी तो उससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब लगता ही नहीं है। लेकिन अगर इससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी, जैसे हैज है, ये सारे हेल्पिंग वर्ब लगे हुए हैं, तो हम जो है ना इससे पहले हैज हैव हैड लगाएंगे। तो हैव भी आ गया, हैज भी आ गया, ना विल आएगा ना शैल आएगा। अब मैं क्या करूं, हैज के हैव, मैंने देखना है कि ये वर्ड क्या लगा हुआ है, दे। अगर दे है तो क्या लगता है, हैव। लेकिन अगर ही होता तो क्या होता, हैज। तो आपको पता है ना कि आई वी यू दे के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव, और ही शी इट के साथ क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं। सिंपल हो गया, तो ये हमारा आंसर है। बाकी ये बेटा जी आपके चूज द करेक्ट स्पेलिंग्स हैं। स्पेलिंग्स तो बेटा जी आपको मतलब कोई इसके ट्रिक नहीं है जब तक आप चीजें पढ़े नहीं। तो डिवाइन के स्पेलिंग डी आई वी ये नहीं होते हैं। और ये जो है लफ्स इकोनॉमी है, तो कि एनमिटी लिखा हुआ है, ये एनमिटी है, तो एनमिटी के स्पेलिंग ई एन आई एम ए टी वाई होंगे। और ये है आपका क्रचेस, तो क्रचेस सी आर ओ यू टी सी एच ई एस, डेल्टा होगा। और ये लफ्स है सीरियस, एस ई आर आई ओ यू एस। ये ना खुद से पहले से स्पेलिंग है ना देख लिया करें, फिर जब अरेंज करेंगे ना तो आसान हो जाता है। ये ट्रिक है किसकी, ठीक है जी। इसके बाद ये आपके रेजोल्यूट का मतलब जो है ना वो फर्म होता है, पक्का के मानों में आता है। और ये जो टैबू है, टैबू एक ऐसी चीजें होती है माशरे के अंदर जो अच्छी नहीं समझी जाती, उनको हम क्या कहते हैं, फॉरबिडन कहते हैं। इस तरह से स्टेड फास्ट है, इसका मतलब होता है स्टेड फास्ट का मतलब होता है अपनी बात पे अड़ जाना, जिद जिद पकड़ लेना, या पुख्तगी इख्तियार कर लेना। तो इसके लिए रेडी, ये फर्म एंड रेजोल्यूट इसका आंसर होगा। जैसे विंडिक्टिव का मतलब होता है कि रिवेंजफुल, विंडिक्टिव इजी नहीं होगा, रेडी नहीं होगा, ये आपका रिवेंजफुल होगा। द लिटिल बर्ड्स आर पाइपिंग, पाइपिंग का मतलब ट्विटरिंग हो सकता है। येलिंग नहीं होगा, वीपिंग नहीं होगा, क्राइंग नहीं होगा, ट्विटरिंग, बातें करना, बात करने को, आवाजें निकालने को कहते हैं। अच्छा, अब ये जो है ना पोर्शन आपका 15 to 19, ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसको जरा मैं आई होप सो कि आप अच्छी तरह समझ लें। देखो, आई लाइक टू सी अ स्माइलिंग फेस, द अंडरलाइन वर्ड इज एन। अब देखिए वर्ड है स्माइलिंग। अब देखो स्माइलिंग है ना,
अब जो वर्ड ऑर्डर में आते हैं से अगला वर्ड देखना, फेस तो नाउन होता है, तो नाउन से पहले आने वाला एक वर्ड एडजेक्टिव होता है। तो ये तो स्माइल तो वर्ब है, तो ये स्माइल से ये कैसे बन गया? याद रखिएगा मेरे बच्चों, इधर देखेंगे और से मेरी बात को स्क्रीन पे देखें मैं क्या लिखने को। जब भी वर्ड आप देखें कोई, जैसे स्माइल है, इसके साथ अगर आपने आईएनजी लगाया तो ये क्या बन जाएगा? स्माइलिंग बन जाएगा। जैसे टीच है, टीच के साथ आपने आईएनजी लगाया तो ये क्या बन गया? टीचिंग बन गया। बेटा जब भी वर्ब प्लस आईएनजी लगता है ना, तो वो पार्टिसिपल बनता है। क्या बनता है? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल अगर किसी नाउन से पहले आ रहा हो, जैसे अगर मैं कहूँ कि क्राइंग का वर्ड अगर मैं लिखूं CRYNG, क्राइंग, तो क्राइंग के साथ अगर मैं बेबी का वर्ड यूज कर लूं तो इसका मतलब है रोता हुआ बच्चा। तो ये जो क्राइंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बन जाएगा। लेकिन क्राइंग इज बैड हैबिट, तो अगर मैं क्राइंग इज बैड हैबिट कहता हूं तो क्राइंग मेरा प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो एज ए जेरेंट के तौर पे बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे देखें लिखा हुआ है ए स्माइलिंग फेस, यानी फेस मुस्कुराता हुआ चेहरा है, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो अब या तो इसका आंसर प्रेजेंट पार्टिसिपल है या एडजेक्टिव है। तो अब देखें एडजेक्टिव लिखा हुआ है, प्रेजेंट पार्टिसिपल उसने कहीं पर भी लिखा हुआ, ये हमारा आंसर है। याद रखना आपने, एडवर्ब वर्ब को डिफाइन करता है, और जो एडवर्ब फ्रेज है नहीं, इन्फिनेटिव जो है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है या उसके साथ टू लगा होता है। ठीक है, इफ आई वर ही, बेटा ये इफ आई वर जो है ये आपकी सेकंड कंडीशन है, कंडीशन सेंटेंस टाइप 2 है। अगर यहाँ वर है तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? वुड नॉट डू लगा हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है। सच अ मिस्टेक, दिस सेंटेंस इज कंडीशनल टाइप 2, ये 4D हमारा आंसर होगा। ये जल्दी जल्दी से इसको भी देख लें कि अगर मैं लिखूं इफ के बाद फर्स्ट टर्म लिखूं, इफ आई सी यू, तो इफ आई सी यू अगर मैं तुम्हें देखूंगा, ठीक है, तो कॉमा लगा के आई विल आएगा, आई विल हेल्प यू, या आई शेल हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू। यहाँ पर विल, शेल, मे या कैन आएगा, क्योंकि यहाँ पे सी आपने क्या लगा हुआ है? फर्स्ट फॉर्म लगाई हुई है, तो इसलिए हमारी फर्स्ट है। और अगर मैं यहाँ पे लगा दूं इफ आई सॉ यू, इसका मतलब है अगर मैं आपको देख पाता तो। अब ये 100 सेकंड है, तो मैं यहाँ लिखूंगा आई वुड लगाऊंगा, यहाँ पे आई वुड लग सकता है, आई शुड लग सकता है, आई माइट लग सकता है। और अगर थर्ड कंडीशन ये है, इफ के साथ इफ आई हैड सीन यू, अगर मैंने आपको देखा होता, तो यहाँ पर मैं फिर लगाऊंगा आई वुड हैव, आई शुड हैव। ठीक है, तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है इफ आई वर, ये सेकंड है, तो यहाँ पे वुड लगाएंगे, ये सेकंड कंडीशन बन गई। ही मेड द पीपल वर्क, द अंडरलाइन वर्ड इज एन, अब कौन सा नाउन? ये एडवर्ब है, इन्फिनेटिव एडजेक्टिव है, या ये जेरेंड है? तो ही मेड द पीपल वर्क, तो यहाँ पर एज ए एडवर्ब नहीं है, यहाँ पर एज ए इन्फिनेटिव भी नहीं है, एडजेक्टिव भी नहीं है, यहाँ पर एज ए इन्फिनेटिव के तौर पर इस्तेमाल किया हुआ है। हम जब भी आता है ना मेड के बाद वर्ब की बेस फॉर्म यूज करते हैं, बेस फॉर्म का दूसरा नाम इन्फिनेटिव भी है। अगर आपने मुझसे पढ़ा हुआ है तो मैं आपको बताता हूँ कि वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव। ठीक है, इसके बाद है, और ये बड़ा मुश्किल पेपर है, मतलब अगर आपको ये टर्म नहीं पता तो ये आसानी से नहीं सॉल्व कर पाएंगे। वी शैल वेट हेयर अंटिल यू कम, अब देखिए अंटिल कुछ नहीं, अंटिल, अंटिल जब तक आप आएंगे नहीं। वर्ड ऑफ सेंटेंस इज एन, ये कैसा है? ये एडवर्ब फ्रेज है, एडवर्ब का ताल्लुक वर्ब के साथ होता है, एडजेक्टिव का ताल्लुक नाउन के साथ होता है, एडवर्ब क्लॉज वो क्लॉज होती है जिसके अंदर वर्ब मौजूद होता है, और एडजेक्टिव क्लॉज वो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसके अंदर वर्ब होता है लेकिन वो नाउन को डिफाइन कर रही होती है। तो मुझे बताएं कि ये जो है ना अनटिल यू कम किसको डिफाइन कर रही है? अनटिल जब तक तुम नहीं आओगे तो क्या करेंगे? वी शैल वेट, हम इंतजार करेंगे। तो वेट चूंकि वर्ब है, इसका ताल्लुक है कि ये चूंकि वर्ब के लिए यूज करे, अब चूंकि ये वर्ब के लिए है तो ये एडजेक्टिव है। अब हमने देखना है कि ये तो एडजेक्टिव फ्रेज भी और एडजेक्टिव क्लॉज दोनों में आ रहा है। अब ये फ्रेज है या क्लॉज है? अगर उसके अंदर वर्ब मौजूद है, जैसे कम इसमें वर्ब मौजूद है, तो मैं कहूंगा ये एडजेक्टिव क्लॉज है। समझ लग रही बात को आपको? ठीक है, ये प्लीज इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये सारी उम्र की चीजें अगर आपको समझ लगी हैं तो। इस तरह से द कैंडल फ्लेम डांस्ड इन द डार्क, द अंडरलाइन वर्ड शोज। अब ये जो डांस्ड है ये क्या चीज है? द कैंडल फ्लेम डांस्ड, अब कैंडल का फ्लेम डांस थोड़ी करता है, वो तो फ्लिकर कर रहा होता है। तो ये हमारी जो है ना वो सिमिली नहीं है बल्कि मेटाफर है, कि मैंने कैंडल को एक इस तरह पेश किया कि जैसे ये लिविंग थिंग होता है, तो ये मेटाफर होगा। ठीक है, तो बेटा ये बड़ा टेक्निकल चीजें हैं, अब जल्दी इसको रिवीजन हो जाएगी आपकी। ठीक है, इस तरह से एक और जल्दी से काम कर लेते हैं, वही ग्रामर। शी डैश हर वर्क व्हेन ही गोज अराइव, तो देखें यहाँ लिखा हुआ है व्हेन ही गेस्ट अराइव, पास्ट टेंस है, हम पहले पढ़ चुके हैं पास्ट परफेक्ट, ये पास्ट कंटिन्यूस आएगा। तो पास्ट परफेक्ट है नहीं, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस लिखा हुआ है, ये हमारा आंसर होगा। शी डैश हर ईट एवरी मच, शी डैश हर ईट वेरी मच, तो कैट लिखा हुआ है, तो ये जो प्रेजेंट टेंस होगा शी लव्स के साथ आएगा, शी लव्स हर कैट। इस तरह से शी हर पियानो,
सिंस, जब सिंस फॉर आता है तो हैज बीन, हैव बीन आता है तो ये हमारा चार्ली ऑप्शन होगा। इट डैश टू रेन एन आर अगो, जब भी आएगा पास्ट सिंपल देखेंगे आप तो देखें बिगेन जो है ना पास्ट सिंपल सा लिखा हुआ है। तो आई यूज सिंस, सिंस फॉर आ गया तो आई के साथ हैव आता है, याद रखिएगा। आई, आई वी यू दे के साथ हैव का वर्ड यूज होता है। ठीक है ना, याद रखना अपने चीजों को। चले अब देखें, व्हाई डोंट यू गो अलोंग विद योर ब्रदर। बेटा विद जब भी होता है क्या, अंडरलाइन वर्ड क्या है, preposition है। इन, ऑन, एट, ऑफ, ये सारे preposition है, आपको याद रहेंगे। प्रेम के बाद आने वाला वर्ड हमेशा नाउन होता है। अब देखें, लाइफ इज एंड, लाइफ इज क्या, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सारी बात है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आप इसको हाथ नहीं लगा सकते। इस तरह से ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, ट्रांसिटिव वर्ब नीड्स अ डैश। ट्रांसिटिव वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, इन ट्रांसिटिव के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, इसको समझ लें। देखिए मैं कहता हूँ आई टीच, तो टीच तो हो गया वर्ब, और कौन टीच कर रहा है, आई, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है। आई टीच व्हाट, आई टीच इंग्लिश, ये जो इंग्लिश है ये मेरा ऑब्जेक्ट होगा। चूंकि ऑब्जेक्ट आ गया है, व्हाट कहाँ से दे रहा है, लिहाजा ये जो टीच वर्ब है, इस वर्ब को मैं कहूंगा ये ट्रांसटिव वर्ब है कि उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। लेकिन अगर मैं ये लिखूं कि आई टीच नाइसली, तो ये जो वर्ड नाइसली है, ये व्हाट कहाँ से नहीं दे रहा, ये हाउ कहाँ से दे रहा है, तो यही टीच सेम इन ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, याद रखिएगा। ही स्लीप्स, वो सो जाता है, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वो इंट्रांसिटिवली यूज होगा। ठीक है, आई होप सो यू गॉट इट। तो यहाँ पे ट्रांसिटिव वर्ब जो है ये ट्रांसिटिव वर्ब के बाद क्या होता है, नीड्स एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। इन ट्रांसिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। तो दिस इज द मोमेंट विच इज लॉस्ट, ये जो विच है ना, ये होता है दैट, विच और हु, इनको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इससे पहले हमेशा नाउन आता है, देखो विच से पहले मोमेंट नाउन आया हुआ है। इस तरह से ही केम व्हेन द नाइट हैड फॉलन। अब हम देखें ही केम, वो आया, ये वर्ब है। कब आया, व्हेन नाइट हैड फॉलन, जब रात गुजर चुकी थी। अब देखो ये व्हेन नाइट हैड फॉलन का ताल्लुक किसके साथ है, केम के साथ है। तो ये एक एडवर्ब बनेगा, लेकिन ये एडवर्ब फ्रेज है, ये क्लॉज है। आप फौरन बताएंगे क्लॉज है, क्योंकि इसमें हैड फॉलन वर्ब लगा हुआ है। तो इसलिए अब अगर ये एडवर्ब क्लॉज है, तो एडवर्ब क्लॉज की बहुत सी टाइप होती हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। तो ये टाइम बता रहा है, तो हम इसको कहेंगे कि ये चार्ली ऑप्शन राइट। आई होप सो कि ये सारी चीजें आपकी रिवीजन हुई होंगी और आप इसको जहन में रखेंगे। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मुझे जरूर बताइएगा आपका पेपर कैसा हुआ, और आपने कितने क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए ये पेपर में आए हैं, ये रूल आपके पेपर में आए हैं। ठीक है जी, आई विल बी वेटिंग फॉर यू फॉर योर फीडबैक। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके साथ बहुत अच्छा करेगा और आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। या फतह या अलीम पढ़ना आपने नहीं भूलना।